फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ एक आपको टर्म समझना जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? जैसे इस पेन को ही आप देख रहे हैं, तो क्या आप इस पेन को माप सकते हैं? इस मार्कर को आप माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको आप काउंट कर सकते हैं कि 10 मार्कर है, 20 मार्कर है या 30 मार्कर है, जो भी हो। लेकिन इस मार्कर का कुछ प्रॉपर्टीज है। इसका कुछ अपना लेंथ होगा, कुछ इसका ये रेडियस है, कुछ इसका मास भी होगा। हम लिख लेते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज को। लेंथ है, इसके पास मास है, इसका कुछ अपना वेट भी होगा, कुछ तो वजन होगा ना इस मार्कर का। इसी तरीके से इसका अपना कुछ डेंसिटी भी होगा। और कैसा ये ब्लू मार्कर है, प्लस में हम बोल सकते हैं कि मार्कर काफी स्ट्रांग है। और भी इसके बारे में हम बहुत सारा क्वालिटीज बता सकते हैं आपको। इन सब में से जिस भी क्वालिटी को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। शर्त यही कि आप इसको मेजर कर सकें। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे इसमें आप लेंथ को माप सकते हैं, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर का मार्कर है कि 20 सेंटीमीटर का है। मास को भी आप माप सकते हैं, मान लो 100 ग्राम का मार्कर है। वेट फोर्स होता है 1 न्यूटन का मार्कर है, मान लीजिए। डेंसिटी इसका कुछ होगा, जस्ट इमेजिन 1 मीटर क्यूब, 1 तो ग्राम में होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं मुझे। ब्लू मार्कर है, इसको आप माप नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 मार्कर है कि 2 मार्कर है। स्ट्रांगनेस है यहाँ पे, हालांकि यहाँ सिंपली स्ट्रांग वर्ड है, इसको मेजर करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन सारे कंडीशंस में इन चारों प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम माप सके, मेजर कर सके और उसका यूज फिजिक्स पढ़ने में होता हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये लेंथ, मास, वेट, डेंसिटी सबका सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है आपका। अब जिसको भी आप मेजर किए हैं, एक बात नोटिस किए होइएगा, इस सब में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 10, 100, 1 ग्राम, 1, सब में एक नंबर वाला वैल्यू लगा हुआ है जिस भी चीज को हम माप सकते हैं। और इसके साथ में एक यूनिट है, सेंटीमीटर, ग्राम, न्यूटन, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हो। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 10, 100, 1, इसी को फिजिक्स में हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके लिए फिजिक्स में टर्म बना दिया गया, किसको? न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जिस भी चीज को माप सकते हैं और उसका यूज फिजिक्स पढ़ने में होगा वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आगे जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका वेक्टर, सेकेंड पार्ट होता है इसका स्केलर क्वांटिटीज। हालांकि एक टेंसर भी होता है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। अब देखिए, जैसे लेंथ को ही हम बोल रहे हैं, आपको कहीं कहा गया जाने को 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सीधे कहा कि नहीं अब 2 किलोमीटर जाओ कहीं, यहाँ से आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप किधर भी जा सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर नीचे, हर जगह। लेकिन वही पर्टिकुलरली कहा जा रहा नहीं 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ डायरेक्शन भी ईस्ट है। यहाँ सीधे के बाद आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है। यहाँ आपको ये पता है कितना दूर जाना है, किधर जाना है नहीं पता आपको। यहाँ आपको ये भी पता है कितना दूर जाना है और साथ साथ किधर जाना है। तो आपको मैग्नीट्यूड भी पता हो और साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन हो, तो ये पार्ट आपका वेक्टर कहलाता है। जहाँ केवल मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 100 ग्राम इस मार्कर का वजन है, आपको पता है 100 ग्राम किधर है? नहीं। तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर कहलाता है। जैसे हम सीधे बोल दिए 4 आवर्स, अब ये टाइम 4 घंटा है, आप ये बता सकते हैं 4 घंटा है कि 5 घंटा है, लेकिन इस 4 आवर का कोई डायरेक्शन थोड़ा ही है, 4 आवर ईस्ट, 4 आवर वेस्ट। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वेक्टर के पास हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। केवल ये 2 क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए कि कोई कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हो सकता है वो स्केलर क्वांटिटी होगा अगर वो वेक्टर के रूल्स को, लॉज को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि करंट का कैसे लेते हैं आप लोग, तो क्लास 11th में है तो 10th का करंट आप पढ़े होंगे। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। उसको आप माप भी सकते हैं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी में ही रखते हैं। तो वेक्टर, हम लोग भी वेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं।
वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब पढ़ाई शुरू किया होगा तो आप सबसे पहले एडिशन सीखे होंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सीखे होंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिवीजन सीखे। उस समय आपको ये पता नहीं था कि एडिशन का यूज कहाँ करेंगे। किसी ने आपको सिखा दिया कि हाँ 10 + 5 15 होता है, बाद में आपको समझ में आया होगा कि आप 10 पेन पहले खरीदे, फिर आप 5 पेन खरीद लिए, तो टोटल आपके पास 15 पेन हो जाता है। आखिर आपको ये कैलकुलेशन करने आता है तब तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज मैथमेटिक्स वाले रूल्स को फॉलो ही नहीं करता है। जैसे हो सकता है 3 + 4, वेक्टर में कभी कभी 3 + 4 7 भी होता है, 5 भी हो सकता है, अजीब बात है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3 + 4 यस, कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी गलत लग रहा होगा 3 + 4 5, इसलिए क्योंकि आप इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से देख रहे हैं। वेक्टर जनरल मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो आखिर वेक्टर किन रूल्स को फॉलो करेगा? कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए कुछ भी करने को। तो हम लोग इस चैप्टर में वही कैलकुलेशन सीखेंगे कि आखिर वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसका डिवीजन क्या है, वेक्टर में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसी के बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बेसिक चैप्टर बोल सकते हैं पूरे फिजिक्स का है, क्योंकि आप वेक्टर अगर नहीं समझेंगे तो आप कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। मोशन पढ़ेंगे आप, और जो भी चैप्टर सब आगे पढ़ते हैं, आपको वेक्टर का कैलकुलेशन ही नहीं आता है तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिक्स भी आपको समझ में आएगा बट विदाउट कैलकुलेशन सब वेस्ट है आपका। इसलिए हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए ले लिए, ये जो इंग्लिश का लेटर ए है ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो एरो है, एरो इसके डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे यहाँ पे ए बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। एक कोई वेक्टर हम लिए ऐसा, वेक्टर को इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। इस वेक्टर का जो कुछ तो लेंथ होगा, ये इस वेक्टर का जो लेंथ है इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी हो, यही मैग्नीट्यूड इस इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाया जाता है। इस ए का वैल्यू, अगर ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ए 20 होगा, तो ये लेटर मैग्नीट्यूड को दिखाता है। और इसके ऊपर ये एरो जो है, ये एरो बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है, किधर है नहीं बताता। हम बोलते हैं एरो रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन। एरो बस बताता है कि डायरेक्शन है। अगर वेक्टर में मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि आप एरो ऐसा दे देंगे, सामने जा रहा होगा तो एरो ऐसा देंगे, अपोजिट हो तो एरो ऐसा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एरो बस बताता है कि डायरेक्शन है, किधर है वो आपको नहीं बताएगा, वो अलग से क्वेश्चन में लिखा होता है। तो हम लोग इस वेक्टर का तो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे, एक इंग्लिश का अल्फाबेट यूज़ करके, जहाँ पे लेटर उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा और ये एरो बताएगा कि उसके पास डायरेक्शन होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको डायरेक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको पनिशमेंट दिया गया कि एक फील्ड का 10 राउंड आपको मारना है, मान लीजिए 40 किलोमीटर आपको दौड़ने के लिए पनिशमेंट दिया गया, 40 किलोमीटर बोला ईस्ट की ओर दौड़ो। अब आपके लिए टेंशन इस बात का नहीं है कि आपको 40 किलोमीटर ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है, टेंशन इस बात का है कि 40 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ आपको डायरेक्शन से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो जहाँ कोई वेक्टर में डायरेक्शन भी दिया हो फिर भी हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट है। तो हम लोग वेक्टर के बगल में 2 लाइन्स ऐसा खींच देते हैं और इस लाइन को मॉड बोलते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब हो गया इस वेक्टर ए के पास डायरेक्शन तो है बट हमको इस डायरेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको हम चाहें तो सीधे ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ से टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर का बहुत सारा टाइप्स है, कोई फिक्स नहीं है कि 10 ही होगा 15 ही होगा, जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सीखते जाएंगे उसको। सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है? जैसे वेक्टर को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोई 2 वेक्टर गिवन हो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। कोई भी 2 वेक्टर, ये भी ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो ये इक्वल वेक्टर है। अगर 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कहलाता है। इसके जैसे साथ में एक और वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब है? अगर कोई 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, केवल मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं हो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कोई एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देखो ये इस बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, तो ये पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है
तो वो इक्वल में चला जाता है, केवल और केवल डायरेक्शन सेम है तो वो आपका पैरेलल वेक्टर में चला जाएगा। क्लियर। अब इसी में देखिए पैरेलल है तो एक एंटी पैरेलल वेक्टर भी होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। और कोई दो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसको हम अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। अगर डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल कहलाएगा, डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल कहलाएगा, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। एक और टर्म है नेगेटिव वेक्टर। और कोई दो वेक्टर्स आपको ऐसा दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो तो वो वेक्टर आपका निगेटिव वेक्टर कहलाता है। डिफरेंस एक बार समझ लीजिए। 4 वेक्टर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो तो इक्वल कहलाएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो तो वो निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अगर केवल और केवल डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल कहलाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल कहलाएगा। एंटी पैरेलल में हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो, गारंटी नहीं है। और इसी एंटी पैरेलल वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। क्लियर। एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं जब चाहें। कहीं भी उस वेक्टर को पैरेलली उठा करके रखा जा सकता है। अगर कोई एक वेक्टर, कोई आदमी इधर ईस्ट की ओर जा रहा है, 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, तो हो सकता है यहाँ भी वो जाए 5 मीटर ईस्ट, ये भी तो पॉसिबल है। इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ भी रख सकते हैं, इसको खिसका के यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब एक वेक्टर को कहीं भी लिख सकते हैं उठा करके, इसको रिप्लेस कहीं भी किया जा सकता है। बस शर्त क्या है कि आप इसका डायरेक्शन चेंज ना करें। इक्वल वेक्टर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या समझना है कि अभी बताया गया कोई भी दो वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल कहलाएगा। तो आप एक वेक्टर को कहीं भी पैरेलली रिप्लेस कर सकते हैं। पैरेलली रिप्लेस करने का क्या मतलब है, इस वेक्टर को मन करे तो आप उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। आगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। उसका एक वेक्टर पढ़ना है आपको, यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है यहाँ पे। यूनिट वर्ड का मतलब ही होता है 1। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे मॉड के बारे में, जब आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक एरो लगा दिया, मतलब बता रहा है कि वेक्टर है। इसी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं ना, तो ये कैप बताता है कि ये वेक्टर तो है, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल 1 है। मॉड ए का वैल्यू हमेशा 1 होगा। कहीं भी किसी भी वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा दिए, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग डायरेक्शन के लिए ही करते हैं और इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये वेक्टर ए देखिए आप, इसके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है ए और डायरेक्शन भी है। हम इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड लगा दिए, इसका क्या मतलब, अब केवल इसके मैग्नीट्यूड से हमको इंटरेस्ट है, डायरेक्शन से नहीं। और साथ में यूनिट वेक्टर लगा दिए, ये कैप लगा दिए, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। अब मैग्नीट्यूड में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई असर नहीं पड़ता है। कैप लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम ए कैप को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का रूल होता है, नोट इट डाउन। इसमें एक दो चीज़ ध्यान रखना है आपको। जो मैथमेटिक्स में आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पढ़ते हैं, वेक्टर आई जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे फिजिक्स में वाई एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है, और के जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करता है। कहीं लिखा हुआ है 3i, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। मैं जैसे बना के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो 3i का क्या मतलब है, यहाँ ये 3 यूनिट्स होगा, 1 2 3 पे, मतलब मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। 4j का क्या मतलब है, j मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर 4 यूनिट y के अलॉन्ग। अच्छा -4j इसका मतलब j के नीचे कितना यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो i डिनोट्स x एक्सिस, j डिनोट्स हियर y एक्सिस, k डिनोट्स हियर z एक्सिस। ये 3 यूनिट वेक्टर्स का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप i j के यूज़ कीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी का मन है p ऐसे लिख सकता है, कैप लगा दिया, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर है, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ऊपर कैप लगाएंगे, मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा तो हम एरो दे देंगे। सिंपल डिफरेंस इज देयर। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ये तो इसका नाम ही सब कुछ क्लियर कर देता है।
कोऑर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कोई दो वेक्टर आपको दिया है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। कोऑर्ड का मतलब ही होता है सेम। अगर दो वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो वो आपका को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। फिर एक और है इसमें को प्लेनर वेक्टर्स, ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। को का मतलब सेम, मतलब कोई दो वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो वो को प्लेनर वेक्टर्स कहलाता है। जैसे कि पूरा का पूरा बोर्ड आपस में एक प्लेन है, तो इस पर जितना भी वेक्टर बना दे सब का सब को प्लेनर होगा। सब तो एक ही प्लेन में है ना। हाँ, एक नया वेक्टर हम बना दें इसको इस तरीके से, कोई वेक्टर मान लीजिए इस बोर्ड से थोड़ा सा बाहर की ओर ऐसा आ रहा है, ये मार्कर को आप इमेजिन कर लीजिए, तो फिर ये को प्लेनर वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। जैसे ये सारा तो आपका को प्लेनर वेक्टर्स हो गया, क्योंकि सब का सब बोर्ड के प्लेन में ही है। कोई दूसरा वेक्टर मान लीजिए मार्कर, ये हमारा एक नया वेक्टर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये को इनिशियल तो है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन को प्लेनर नहीं है। बोर्ड पूरा एक प्लेन है और ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर आ रहा है बोर्ड के, चाहे बोर्ड के अंदर कोई जा रहा हो, बोर्ड से आउटवर्ड, ये सब। अब ये को प्लेनर नहीं है, लेकिन ये भी बोर्ड पे चिपक जाए, एक प्लेन में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? को प्लेनर वेक्टर। को मतलब सेम, प्लेनर मतलब एक प्लेन में होना चाहिए। तो बेसिकली आपको इतना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानना है। एक और है जीरो वेक्टर, ये बकवास है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर का फायदा क्या है कि आप इसको किसी वेक्टर में जोड़ दीजिए, कोई असर नहीं पड़ता। अरे किसी में तुम जीरो ऐड कर दो तो क्या असर पड़ेगा? जीरो वेक्टर को कहीं भी ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होता। यूनिट वेक्टर का क्या है? आप उसको किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि एक नंबर है 5, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन तुम इसमें एक यूनिट वेक्टर लगा दो 5i, अब ये वेक्टर बन गया। देखो i का मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 × 1 तो कोई असर नहीं पड़ा इसके मैग्नीट्यूड को, लेकिन अब ये वेक्टर हो गया क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और हमने डायरेक्शन भी लगा दिया। तो यूनिट वेक्टर तो कुछ काम भी करता है। जीरो वेक्टर को का यही है कि आप इसको कहीं भी ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आता है। दिस इज नोन एज जीरो वेक्टर। तो बेसिकली हमको इतना ही टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानना है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स का। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। आप लोग क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होइएगा। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है, दिस इज 20 मीटर, और ये एंगल आपको हम देते हैं 60 डिग्री। हम बोले कि नहीं आप हमको इसका वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ना है क्लास 10th में, तो वहाँ क्या बोलते हैं, ये एंगल जिसमें टच है वो बेस होता है 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x/20 इज इक्वल्स टू कॉस 60। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 cos 60। cos 60 का जो भी वैल्यू है शायद 1/2 होता है, तो ये हो गया 10 यूनिट्स। तो आप बेसिकली क्या किए, x का वैल्यू क्या हुआ? 20 cos 60। देखिए यहाँ से हम लोग लाए हैं, इसी का हम लोग थोड़ा सा यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। कोई एक वेक्टर लिए हम लोग, कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मान लो वेक्टर p है, ये एंगल थीटा है। तो अच्छा ये पूरा 90 है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोला क्या कि इस p को रिजॉल्व करिए x के डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर p है इसको x के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब होता है इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में असर निकालना। किसी वेक्टर को आप 90 डिग्री तक ही रिजॉल्व कर पाते हैं, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करना बहुत आसान है। जो भी वेक्टर दिया है उसका आप मैग्नीट्यूड लिख लो, जो वेक्टर का डायरेक्शन है और जिधर रिजॉल्व करना है उसके बीच के एंगल का आप हमेशा कॉस लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, p cos थीटा, यही इसका रिजोल्यूशन है। हमको बोले कि नहीं तुम इसको इधर रिजॉल्व करो, तो अब क्या करेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लेना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड के बाद देखिए एंगल में बड़ा केयरफुल रहना होता है। वेक्टर किधर है, रिजॉल्व किधर करना है, उस दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा। जो वेक्टर है ये, और जहाँ रिजॉल्व करना है, इसको यहाँ रिजॉल्व करना है, तो इसके बीच का जो एंगल है उसका आप हमेशा कॉस लेंगे। तो p cos 90 माइनस थीटा, ये y एक्सिस में इसका रिजोल्यूशन हो गया, ये इसका x में हो गया। क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना था, जहां हम समझते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा की इक्वल होता है। तो ये वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, p साइन थीटा। देखो ये ओरिजिनली p साइन थीटा नहीं है, ये cos 90 माइनस थीटा के वजह से साइन थीटा हो गया है।
x में किए तो p cos थीटा, y में किए तो p sin थीटा। आपको ये नहीं याद रखना है कि x में cos लेंगे y में sin लेंगे, आप हमेशा cos लीजिए, कभी गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। साइन कॉस याद करने में प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर थोड़ा सा हम एंगल को चेंज कर दें तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। जैसे सेम क्वेश्चन को हम कर देते हैं ऐसा, ये वाला एंगल दे दिए, मान लो आप 30 डिग्री, ये वेक्टर ए है। तो अगर आपको याद करिएगा क्या कि x में कॉस लेना है, y में साइन, तब तो यहाँ बोल दीजिएगा x में a cos 30 और y में आप बोलोगे a sin 30। यहाँ ये गलत हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, सीधा याद रखिए जो बीच का एंगल हो उसको कॉस। जैसे ये वेक्टर ए है ना, ये 30 इतना दूर 60 होगा। आप देखिए किधर रिजॉल्व करना है, इस लाइन में रिजॉल्व करना है, तो वेक्टर ए और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये होगा a cos 60। इस लाइन में रिजॉल्व करना है तो वेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है 30, तो ये होगा a cos 30। सीधा सा लॉजिक है। जो वेक्टर है जहां रिजॉल्व करना है उसके बीच के एंगल का कॉस, मान लो कोई बोला क्या, इसी को हम लेते हैं, ये 60 डिग्री है ना, हमको इस लाइन में रिजॉल्व करके दिखाओ, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 80 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है। कोई बोले इस वेक्टर को यहाँ रिजॉल्व करके दिखाइए, तो पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है। जो उसके बीच का एंगल है उसका सीधा कॉस लो और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। देखो रिजोल्यूशन का और भी नाम है, रिजोल्यूशन को ही यहाँ पे प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट होता है, अच्छा इस रिजॉल्व को हम लोग कॉम्पोनेंट भी बोलते हैं। सेम इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को जो हम रिजॉल्व करते हैं उसी को प्रोजेक्शन निकालना भी कहा जाता है, कॉम्पोनेंट बोलते हैं। इसी का एक और नाम है शैडो, इसी का नाम है इमेज। सब एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होइए। सीधा तरीका है मैग्नीट्यूड लिखिए और जो भी उसके बीच का एंगल है उसका कॉस ले लीजिए। इस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं, शैडो निकाल सकते हैं, इमेज निकाल सकते हैं। ये चारों एक ही चीज़ें हैं। क्लियर? नंबर आपको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करने को बोले, 10 में से 5 को बोले माइनस करो, तो ये बेसिकली क्या है 10 प्लस माइनस 5, मतलब निगेटिव नंबर को जब ऐड करते हैं तो उसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप वेक्टर में अभी 4 चीज़ आप मैथ्स में पढ़े होइएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। फिजिक्स में आप यहाँ 2 ही पढ़िएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन डिवीज़न नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सब्सट्रैक्शन क्या है, एडिशन ऑफ निगेटिव नंबर। 100 में से कहा तुम कोई 50 घटा दो, इसका मतलब क्या 100 में -50 जोड़ दो, तो आपको हम निगेटिव नंबर ऐड करना सिखा देंगे, तो फिर सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। और डिवीज़न क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल नंबर। जैसे 40 में डिवाइड करना है 20 से, इसका क्या मतलब है 40 × 1/20। तो रेसिप्रोकल नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी को हम डिवीज़न बोलते हैं। तो डिवीज़न की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे, रेसिप्रोकल सीधा उल्टा कर लीजिए आप। प्लस करना निगेटिव नंबर को ऐड करना सिखा देंगे तो सब्सट्रैक्शन भी हो गया। तो हम लोग दोनों चीज़ 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहला एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यस। तो हम लोग वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है ट्रायंगल लॉ। वेक्टर को ऐड करने के लिए 3 रूल्स है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ, सेकेंड है आपका पॉलीगॉन लॉ, और थर्ड है आपका पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को देखते हैं। कोई भी 3 वेक्टर्स अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है और ये आपका वेक्टर R है। ये बहुत सिंपल है। तो जो 2 वेक्टर्स एक लाइन में होगा, एक लाइन का क्या मतलब, तुम ऐसे चलना शुरू किए तो P Q, जब 2 वेक्टर एक लाइन में है, लाइन का मतलब क्या, इसका हेड कहीं ना कहीं यहाँ देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका हेड हुआ, इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है, ये इसका हेड होगा इधर। तो अगर 2 वेक्टर का एक लाइन में हो तो इन दोनों का सम उसके बराबर होता है जो उसके लाइन में नहीं है। देखो P Q एक लाइन में है ना, R उल्टा आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू वेक्टर R। क्लियर? P Q एक लाइन में, R इसके उल्टा हो गया। तो एक और केस लेते हैं हम लोग, सेम इसी में थोड़ा सा इसके डायरेक्शन को स्विच कर देंगे। यही वेक्टर है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है और ये हो गया वेक्टर R। अब देखिए इसको ध्यान से, P और Q उल्टा हो गया, और Q का एरो भी ऊपर होता तो हम बोलते एक लाइन में है। फिर यहाँ देखिए P R उल्टा हो गया, यहाँ से लेते हैं R Q एक लाइन में आ गया, मतलब वेक्टर R वेक्टर Q आपका एक लाइन में आ रहा है। तो हम बोलेंगे सम ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू वेक्टर P। वेक्टर R प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू वेक्टर P।
मतलब जो दो एक लाइन में होगा उसका सम उसके इक्वल होगा जो उसके लाइन में नहीं है। ये उल्टा आ गया है यहाँ पे, कोई भी दो वेक्टर्स जो एक लाइन में है उसका सम उसके इक्वल है जो उसके लाइन में नहीं आ रहा है। इसका एक और आसान तरीका है इन सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल को आप समझिए। ये कोई तीन वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये हम क्लॉकवाइज रूल यूज़ करते हैं। रूल क्या कहता है, जो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लेना है और जो क्लॉकवाइज है वो आपका नेगेटिव होगा। जैसे क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के डायरेक्शन में तो चले, और घड़ी यहाँ पर बना देते हैं इमेजिन करने के लिए। तो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ नीचे कहीं 6 बज रहा होगा, इधर 3 होगा, इधर 9 होगा। अब देखिए ये घड़ी का ये डायरेक्शन है, घड़ी इधर ऐसे चल रहा है, बी इसके क्या है अपोजिट है, घड़ी ऐसे का सुई ऐसे चलेगा, बी ऊपर जा रहा है, मतलब बी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्या है पॉजिटिव। जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है। जो घड़ी के डायरेक्शन में चल रहा है वो नेगेटिव होगा, जो उसको उल्टा चल रहा है वो पॉजिटिव। तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ऊपर जा रहा है, घड़ी का डायरेक्शन ये था। अब यहाँ पे ए देखिए, ए भी इसके अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये भी प्लस होगा, जो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो प्लस। फिर ऊपर जाएंगे, सी देखो घड़ी के लाइन में एकदम बिल्कुल एक लाइन में आ गया, तो सी क्या होगा माइनस। जो क्लॉकवाइज है घड़ी के सुई के डायरेक्शन में है वो नेगेटिव होगा, जो उसके अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज है घड़ी के सुई के वो पॉजिटिव है। तीनों को ऐड करके हमेशा आपको जीरो लिखना है। कहीं भी अगर तीन वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल बना दे, आप सारे वेक्टर्स को जोड़ दीजिए और हमेशा जीरो के इक्वल लिखेंगे। जोड़ने में क्या ध्यान रखना है, जो क्लॉकवाइज है घड़ी के सुई के डायरेक्शन में है वो नेगेटिव होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है घड़ी के सुई के अपोजिट चल रहा है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप लोग इसको खुद से ट्राई करके देखेंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी और एक ले लेते हैं हम लोग वेक्टर सी, इसको उल्टा कर देते हैं। अब देखिए हमें ये क्लॉकवाइज हो गया, बी इसके अपोजिट है ना, मतलब माइनस, सॉरी प्लस, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वाला प्लस, बी प्लस, ए इस लाइन में जा रहा है क्लॉकवाइज के, तो ये माइनस हो गया। फिर देखो सी उल्टा हो गया, घड़ी ऐसे चलता है, बी उल्टा था तो प्लस लिए, ए के लाइन में आ गया तो माइनस लिए, सी के उल्टा हो रहा है तो इसको प्लस लेंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। सारे वेक्टर्स को जोड़ के हमेशा जीरो के इक्वल कर देना है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, जो क्लॉकवाइज है वो आपका नेगेटिव है। यही होता है ट्रायंगल लॉ। हालांकि ट्रायंगल लॉ लगता बहुत ईजी है, क्वेश्चन इसका कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझते हैं तो। कभी भी दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो दो वेक्टर एक लाइन में है उसका सम उसके इक्वल होगा जो उसके लाइन में नहीं है। दूसरा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लीजिए, जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं, मान लो तीनों एक ही लाइन में हो जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का तीनों एक ही लाइन में है। अब देखो तीनों एक ही लाइन में है तो कोई उल्टा आया ही नहीं, तो फर्स्ट रूल तो चलेगा नहीं। पहली बात, अगर तीनों वेक्टर्स एक लाइन में हो जाए ए बी सी, तो इसका सम हमेशा जीरो होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू जीरो। ट्रायंगल लॉ बताता है कि अगर तीनों वेक्टर्स एक लाइन में हो जाए तो उसका सम ऑलवेज जीरो होगा। इसका रीज़न आप समझ सकते हैं, हम लोग किसी एक को उल्टा करते हैं अपने मन से, अब जिसको चाहे कर सकते हैं। देखो ये वेक्टर इधर था ओरिजिनली इसका डायरेक्शन, इसको हम उल्टा कर दिए ज़बरदस्ती, तो अब जो बी था वो क्या हो जाएगा माइनस बी। हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, मैग्नीट्यूड को ऐसे रहने दिया, पहले इधर जा रहा था मैं इसको इधर कर दिया, तो डायरेक्शन जैसे ही स्विच किए तो डायरेक्शन उल्टा प्लस था तो इसको माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ ट्रायंगल लग रहा है, सी और ए एक लाइन में आ गया, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, और ये इसके बी उल्टा आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। रूल यही कहता है ना, पहला वाला रूल, कि जो दो वेक्टर एक लाइन में है उसका सम उसके बराबर होगा जो उसके लाइन में नहीं है। तो सी और ए एक लाइन में है तो सी प्लस ए, और ये इसके लाइन में नहीं है मतलब ये माइनस बी हो गया। जो दो वेक्टर एक लाइन में है उसका सम उसके बराबर है जो उसके लाइन में नहीं है। हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रायंगल लॉ तो काफ़ी इजी है, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। सबसे पहले अगर कोई आपको तीन वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R, तो जो दो वेक्टर एक लाइन में है, जैसे देखो P Q एक ही लाइन में इसका एरो जा रहा है और R वाला उल्टा हो गया इसके, हम ऐसे मान लो घूमना शुरू किए तो P हमारा एक लाइन में, Q एक लाइन में, R उल्टा हो गया। तो जो दो एक लाइन में है उसका सम उसके बराबर होगा जो उसके लाइन में नहीं है, मतलब यहाँ पे वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू वेक्टर R है। मान लो आप डायरेक्शन किसी का उल्टा, इसी को चेंज कर देते हैं ना, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए
आर क्यू उल्टा हो गया ना, पी आर, देखो वेक्टर पी वेक्टर आर एक लाइन में है, क्यू इसका उल्टा हो गया। तो जो दो एक लाइन में है उसका सम किसके इक्वल है, जो उसके लाइन में नहीं है। मतलब P प्लस आर इज इक्वल्स टू क्यू, वेक्टर P प्लस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू है। आप किसी और का भी डायरेक्शन स्विच कर सकते हैं आप चाहें तो। पिछली बार तो इसको किया था ना चेंज, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इस बार हम क्यू का चेंज कर देते हैं ऐसा। अब देखिए वेक्टर P प्लस वेक्टर आर क्यू तीनों तो एक ही लाइन में आ गया। अगर ये तीनों वेक्टर एक लाइन में आ जाए तो रूल क्या कहता है कि तीनों का सम हमेशा जीरो होगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R इज इक्वल्स टू जीरो। ये एक स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रायंगल लॉ में तीनों वेक्टर एक लाइन में हो जाएं तो उसका सम क्या होगा, जीरो। अगर तीनों एक लाइन में नहीं है तो जो दो एक लाइन में है उसका सम उसके इक्वल है जो उसके लाइन में नहीं होता है। ये जीरो क्यों होता है इसको समझिए, इसको समझना बहुत आसान है। ये इस तरीके से था, हम रूल तब तक नहीं यूज़ कर सकते हैं जब दो वेक्टर एक लाइन में हो, एक उसको उल्टा होना चाहिए। इसको हम ज़बरदस्ती उल्टा कर देते हैं, इसको इधर कर दिए। अब जो वेक्टर P था वो क्या बन जाएगा, माइनस P बन जाएगा। हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किए हैं, इतना ही लेंथ है इसका। पहले इधर जा रहा था, हम इसको इधर घुमा दिए तो P क्या हो गया, माइनस P। अब देखो ये दोनों तो एक लाइन में है ना, जो दो एक लाइन में है उसका सम किसके इक्वल होगा, जो उसके लाइन में नहीं है। मतलब वेक्टर R प्लस वेक्टर Q, वेक्टर R प्लस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वेक्टर P। अब इस माइनस को आप इधर लाइए तो ये क्या है, वेक्टर R प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर P इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब जो दो एक लाइन में है उसका सम जो उसकी लाइन में नहीं है, इसको माइनस को इधर लाए तो क्या हो गया, प्लस। आप किसी और को भी उल्टा कर सकते थे, ट्राई करके देखिएगा, Q को उल्टा कीजिएगा, किसी को करके चेक कर लीजिए। तो एक तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ का। इसी को बनाने का एक और तरीका है हमारे पास, सेम चीज़ को कहने का। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे कोई आपको तीन वेक्टर इस तरीके से दे दिया गया है, वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R। जो भी वेक्टर क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी के सुई के डायरेक्शन में चलेगा, वो नेगेटिव लेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी के सुई के उल्टा चलेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे मान लो घड़ी ऐसा सेट करते हैं, 12 बज रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे 12 3 6 9, 12 3 6 9। अब देखो Q क्या रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में, मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव। तो ये हो गया माइनस Q। एकदम पहले लिख लेना है विथ डायरेक्शन। फिर घड़ी का सुई ऐसे चला तो वेक्टर P का एरो इधर है, घड़ी ऐसे आता है तो ये उल्टा हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको लेंगे प्लस। जो घड़ी के सुई के डायरेक्शन में है माइनस, जो नहीं है उसको प्लस। घड़ी ऐसे चला, देखो R इसके डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको माइनस लेंगे। सारे वेक्टर्स को ऐड करने के बाद ये हमेशा जीरो के बराबर ही होगा। सारे वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ में जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल लगाएंगे तो आप सब को ऐड करके हमेशा जीरो के बराबर लिखिए। जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव लीजिए, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लीजिए। पिछला वाला रूल क्या था, जो दो एक लाइन में है उसका सम किसके बराबर है, जो उसके लाइन में नहीं है। दोनों से आंसर वही आता है, आप कोई भी यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरह प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर Q प्लस वेक्टर R। ये माइनस वाला Q इधर आ गया, ये माइनस R भी इधर आ गया। इसमें भी देखो R और Q एक लाइन में है, R Q एक लाइन में है, तो जो दो एक लाइन में है उसका सम किसके इक्वल होगा, जो उसके लाइन में नहीं है। P इसके लाइन में नहीं आ रहा था, तो R प्लस Q प्लस P होना चाहिए। देखो R प्लस Q प्लस P आ गया है। कोई रूल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, पॉलीगॉन लॉ। दोनों एक तरह से एक ही चीज़ है। ट्रायंगल लॉ एक छोटा सा केस है आपका पॉलीगॉन लॉ का। जैसे ये आपका एक पॉलीगॉन है, कितना साइड का भी आप पॉलीगॉन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हेक्सागोन या हेप्टागोन ही लेना है। ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर R मान लेते हैं, इसको वेक्टर S मान लेते हैं, इसको वेक्टर T मान लेते हैं, इसको वेक्टर U मान लेते हैं। यहाँ भी सेम रूल, जो वेक्टर एक लाइन में है वो सब किसके बराबर होगा, जो उसके लाइन में नहीं है। तुम कैसे भी शुरू कर लो, मान लो ऐसे जाना शुरू किए, ऐसे घूमना तुम शुरू किया, तो P तुम्हारे लाइन में आ रहा है ना, तो एक साइड लिख लो प्लस P। Q तुम्हारे लाइन में आ रहा है तो प्लस Q। R भी आपके लाइन में आ रहा है तो प्लस R। अब देखो S तुम्हारे उल्टा हो गया ना, तो S को इधर लिख लो वेक्टर S। T भी उल्टा हो गया तो इसको इधर लिख लो प्लस T। U तुम्हारे लाइन में आ रहा है तो प्लस U। जो एक लाइन में है उस सबको एक साइड लिखिए।
P हमारे लाइन में था, Q ऊपर, R ऊपर, तो P Q R साथ में लिखो। देखो S उल्टा हो गया तो इसको यहाँ लिख लिए, T भी उल्टा हो गया तो इसको यहाँ लिख लिए, U मेरे लाइन में था तो इसको यहाँ लिख लिए। जो जो एक लाइन में है सब का सम किसके बराबर होगा? जो उसके लाइन में नहीं है। मतलब ये रूल हुआ P Q प्लस R U बराबर S प्लस T। मान लीजिए इस एरो को हम यहाँ उल्टा कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। अब देखते हैं P प्लस Q प्लस R, S हमारी लाइन में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे ये वाला को, T भी हमारी लाइन में है तो इसको भी छोड़ देना है, U भी हमारी लाइन में नहीं है तो जा P प्लस Q प्लस R इक्वल टू S इधर है प्लस T प्लस U। जो जो वेक्टर एक लाइन में है उस सब का सम उसके इक्वल होगा जो उसके लाइन में नहीं है। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। इस वाला केस में P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा S प्लस T प्लस U। आप यहाँ भी चाहें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घड़ी ऐसे चलेगा, ऐसे देखो S हो गया घड़ी के डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा मतलब माइनस S। R हो गया घड़ी के उल्टा, ऐसे जा रहा है तो घड़ी ऐसे चला ना, तो S क्लॉकवाइज तो माइनस, R घड़ी के उल्टा है तो एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, Q एंटी क्लॉकवाइज तो भी प्लस हो गया, P भी एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस P, U क्लॉकवाइज तो माइनस U, T क्लॉकवाइज तो प्लस, सॉरी क्लॉकवाइज तो माइनस ना, माइनस T बराबर 0। सेम रूल, सारे वेक्टर्स को ऐड कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखिए, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखिए और सारे का सम हमेशा 0 होगा। ये नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका, जो जो वेक्टर एक लाइन में है उसका सम किसके बराबर होगा? जो उसके लाइन में नहीं होता है। ये आपका पॉलीगॉन लॉ है। ट्रायंगल लॉ भी एक तरह का पॉलीगॉन लॉ ही है। अगर पॉलीगॉन में 3 साइड होगा तो उसको ट्रायंगल लॉ बोल दिया है, 2 अलग रूल बना दिया। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलीगॉन लॉ, इसमें आप मेन कैलकुलेशन सीखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए सबसे पहला शर्त है कि वेक्टर को इनिशियल होना ही चाहिए। मतलब दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तभी आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। जैसे एक वेक्टर ये है, वेक्टर A, दूसरा वेक्टर ऐसा ऊपर जा रहा है, वेक्टर B। देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, तो अब हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। यही वेक्टर का मान लो एरो इधर रहता तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये ना हो गया, तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा। इस वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका हेड है, तो यहाँ भी पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा। अगर दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक वेक्टर A इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर B इधर है, अब यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए तभी पैरेललोग्राम लॉ काम करता है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि एक आपका ये वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, बोलता है क्या कि इसके पैरेलल एक और वेक्टर तुम यहाँ ड्रॉ कर लो, B लाइन के पैरेलल, और A के भी पैरेलल एक और। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम टाइप बन गया है। ये लाइन इसके पैरेलल इक्वल, ये लाइन इसके पैरेलल इक्वल, तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इक्वल वेक्टर वाला रूल सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वेक्टर भी सेम ही होगा। वेक्टर B ये हो गया वेक्टर A, सेम वेक्टर यहाँ हम ड्रॉ कर लिए। अब तो एक पैरेललोग्राम बन गया। ये रूल क्या कहता है कि जब ये पैरेललोग्राम बन जाए तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा यही A प्लस B का सम होता है। अगर दो वेक्टर्स को इनिशियल हो तो A प्लस B का सम निकालने का तरीका है, पहले आप इसको ऐसा डायग्राम बनाओ, इसको एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ये डायगोनल ही रिजल्टेंट कहलाता है। मतलब A प्लस B बराबर R कौन है? ये वेक्टर जो इसका डायगोनल होगा। आपको हमेशा इतना करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस रिजल्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये तो खैर बहुत आसान है, इसको आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पॉइंट से। देखो ये वेक्टर B है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। ये दो लाइन पैरेलल है। ये वेक्टर B है, B को इधर रिजॉल्व कीजिए। तो रिजोल्यूशन में भी आपको सिखाया था, जो मैग्नीट्यूड हो वो लिख लीजिए और उसके जो बीच का एंगल है उसको कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? B कॉस थीटा, इतना दूर। क्लियर? ये वाला, अच्छा ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तीनों का सम 180 होता है। अब ये इधर रिजल्व क्या होगा? B कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, तो यहाँ से आ गया B साइन थीटा।
तो इतना दूर आया b cos थीटा, इस b को इधर रिजॉल्व किए तो ये आया b sin थीटा, इतना दूर वेक्टर a है, हमको इसका लेंथ निकालना है। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इस चीज़ को आप जानते भी होइएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, रूल तो यही हमको सिखाता है। तो ये r का जो स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये लेंथ कितना है b sin थीटा, तो ये हो गया b sin थीटा का स्क्वायर प्लस इतना दूर a, इतना दूर b cos थीटा, तो ये पूरा कितना हुआ a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, ये इसका स्क्वायर। जब इसको हम ऐड करेंगे तो b sin थीटा का स्क्वायर क्या हो रहा है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b का होल, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इस पूरे को भी मानते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2a और ये पूरा का पूरा b कॉस थीटा। यहाँ सिंपल कैलकुलेशन अभी तक हम लोग कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले पार्ट को इधर इरेज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट हमारा b sin थीटा आया था पहले। तो जब हम ऐड करेंगे तो एक बात नोटिस कीजिए, a स्क्वायर को पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में हम चाहें तो b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे है लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरा क्या कुछ बच रहा है यहाँ पे, ये हो गया 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1। अभी हम आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे थे, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हुआ 1, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। अभी हम डायरेक्शन का कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, एरो कहीं दिया भी नहीं है मैंने इसीलिए। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हमको आर निकालना है। तो स्क्वायर के बदले इधर आएगा रूट आएगा, तो ये क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, जो हमारा रिजल्टेंट है ए प्लस बी का जो वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड ये है। हमको इस वेक्टर रूल क्या कहा पैरेललोग्राम लॉ, कि अगर आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दो दिया है को इनिशियल, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इसके पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो इस रिजल्टेंट ये दोनों का जो सम आया है, इस वेक्टर का हमको पहले मैग्नीट्यूड पता करना है, फिर डायरेक्शन पता करना है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले, फिर इसका स्क्वायर करके ये जोड़ के लाए हैं हम लोग क्या, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। अब हम लोग इसके बाद डायरेक्शन निकालेंगे। हम लोग भी इसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये लेंथ में आया था b sin थीटा। अब इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं चलेगा। डायरेक्शन का मतलब हम बताएंगे कि देखिए मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकाले होंगे 10 यूनिट, कुछ भी आया हो अपना, तो डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं कि a से 20 डिग्री पर है कि 30 डिग्री पे है, या बताएंगे b से 10 डिग्री या 20 डिग्री। इस एंगल को आप मान लीजिए अल्फा और इस एंगल को बीटा। हम यहाँ का tan अल्फा का वैल्यू बता दें तो हम डायरेक्शन बता दिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पढ़े होंगे आप। तो ये अल्फा के लिए जिसमें एंगल टच है ये लाइन बेस हो गया, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये जो हमारा ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर पूरा कितना है b sin थीटा, शुरू में निकाले थे बाई बेस पूरा कितना है, इतना दूर है, इतना दूर b cos थीटा, मतलब ये पूरा क्या हो गया a प्लस बी cos थीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा। ये इसका डायरेक्शन है। ये पूरा थीटा क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। अल्फा आप निकाल लिए तो थीटा में से घटा दीजिएगा इस अल्फा को तो बीटा नहीं निकल जाएगा। दूसरा tan बीटा का फॉर्मूला भी आप लोग लिख ही लीजिए। tan बीटा होता है a के बदला बस b कर देना है, कोई लफड़ा नहीं, b के जगह पर a लिखो। तो ये हो गया a sin थीटा बाई इस a के बदला b, इस b के बदला a cos थीटा। मतलब इस पूरे रिजल्टेंट में ये अगर एंगल tan अल्फा निकालना हो तो आप ये वाला रूल यूज़ कीजिएगा, और अगर ये बीटा निकालना हो तो आप ये वाला रूल यूज़ कीजिएगा। हमें क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको, एक वेक्टर है ये 20 यूनिट्स हम मान लेते हैं,
दूसरा वेक्टर है ये 10, इसके बीच का एंगल है 60। हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा। अब उतना पैरेललोग्राम लॉ पूरा हमेशा पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड आर निकालने का वैल्यू आपको पता है पहले से रूल, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसे पुट कीजिए। ए क्या है 20, तो √a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना 400, फिर b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 इंटू ए कितना है 20, b कितना है 10 cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री जो एंगल दिया था, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 मल्टीप्लाई किए 2 कट गया, 400 प्लस 100 500 और 20 इंटू 200 500 प्लस 200 कितना हो गया √700। यही इसका मैग्नीट्यूड है। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 10√7 यूनिट्स। ये इस रिजल्टेंट का क्या आया मैग्नीट्यूड, लेंथ आया 10√7। हमको डायरेक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन बोल दे तो इस एंगल को निकालना पड़ेगा अल्फा। जोड़ी नहीं कि अल्फा एग्जैक्ट है, कुछ भी आ सकता है। निकालते हैं tan अल्फा। tan का अल्फा का निकालने का रूल था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b कितना है हमारा 10 sin थीटा मतलब sin 60 बाई a कितना हो गया 20 प्लस a प्लस b cos थीटा, तो 20 हो गया a और b है 10 cos 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 के जगह पर 10 sin 60 होता है √3/2, 20 प्लस 10 cos 60 मतलब 1/2। वैल्यू जब पुट करेंगे cos 60 का यहाँ 1/2 तो 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा ना, तो कितना हो गया 20 प्लस 5 25। क्लियर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो भी 2 से 5 पार्ट में कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया 5√3/25। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आया √3/5। ये tan अल्फा का वैल्यू है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट अल्फा का वैल्यू बताना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला रूल यूज कीजिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बीच का एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, और डायरेक्शन निकालने के लिए ये वाला रूल यूज कर लीजिए। यही होता है पैरेललोग्राम लॉ। क्लियर। इसके बाद का जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है, हम पैरेललोग्राम लॉ कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम जानते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस का रूल्स है, आप पढ़ेंगे कब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, कब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, कब उनका प्रोडक्ट स्केलर होता है, कब उनका प्रोडक्ट वेक्टर्स होता है। ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ये जो भी आपको कंटेंट बताया गया है उसको बार बार उस वीडियो को देखिए, कोशिश कीजिए समझने का। आप एक फ्रेश नोट्स बनाइए उसका, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए बनाने का, समझने का। जो डाउट्स है आपको ग्रुप में पोस्ट कीजिए, और फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी। क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।